बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह कैसा बिहेव करेगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चित्र में देखें, बार मैग्नेट के दोनों पोल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। नॉर्थ पोल पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि साउथ पोल में फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों ही फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं और हमें मालूम है किसी भी बॉडी पे अगर दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं तो वो एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चित्र में देखें तो इन दोनों ही पोल्स पर लगने वाले फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के कारण यह मैग्नेट पर टॉर्क लगाएगा और यह टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाने की कोशिश करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इसके रोटेशन या ऑसिलेशन को रोकें तो हमें इतने ही अमाउंट का एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में ये m और b का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जी हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है जहां पर m बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, b एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। हमने जाना कि इस रोटेशनल इफेक्ट की वजह से इस डिस्टर्बिंग टॉर्क के कारण बार मैग्नेट एसएचएम परफॉर्म करेगा और सॉल्व करने पे हमने पाया कि इस एसएचएम का टाइम पीरियड, जो कि आप देख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन एम बी निकल कर आता है। इस इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। इसी इक्वेशन के माध्यम से हम हर बार किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। पिछले टॉपिक में बच्चों याद करिए, जब हम बार मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज निकाल रहे थे, तब मैंने आपको याद दिलाया था कि हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के थ्रू बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ये उन्हीं टेक्निक्स में से एक है। जैसा कि आपने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आपका मैग्नेटिक डाइपोल ऑसिलेट करने की टेंडेंसी रखता है। अब चूंकि हमें इस डाइपोल को एक पोजीशन पर फिक्स करना है तो हमें फील्ड द्वारा लगाए गए टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना होगा। और बच्चों ध्यान रहे, हमने सीखा है कि किसी भी सिस्टम में जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वह उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के अगेंस्ट किया गया वर्क ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। आप देखें, ये जो टॉर्क लग रहा है इसके अगेंस्ट हम डी थीटा का एंगुलर रोटेशन जब हम कराएंगे तो जो हमने वर्क करा है वही टॉर्क की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि ये थीटा पे डिपेंडेंट है तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस पोजीशन में या किस तरीके से हम बार मैग्नेट को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें ताकि वो स्टेबल पोजीशन में हो या अनस्टेबल पोजीशन में हो। 0 डिग्री जब थीटा यानी कि बार मैग्नेट के एक्सिस और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही दिशा सेम होगी, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, वो बार मैग्नेट के लिए सबसे स्टेबल पोजीशन कहलाएगा। और सबसे अनस्टेबल पोजीशन वो होगी जबकि दोनों की ही दिशाएं बिल्कुल विपरीत होंगी। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, वो पोजीशन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी आपके बार मैग्नेट के लिए।
चलिए, हमने जो सीखा है अब हम उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। बच्चों, याद करिए हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा है टॉर्क के लिए। जी हाँ, वो फॉर्मूला है m क्रॉस b। जब भी हम किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, विच इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है जो कह रहा है कि डाइपोल की एक्सिस 30 डिग्री का एंगल बना रही है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ और इतना टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रही है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। आपको बताना होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा आपके बार मैग्नेट का। तो बच्चों, सेम फॉर्मूला लगता है, बहुत ही आसान है। अगर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है तो m होगा टाउ अपॉन b साइन थीटा, जो कि निकालना बहुत आसान है। b की वैल्यू 0.25 और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हाफ होगी क्योंकि थीटा हमारा 30 डिग्री। तो बच्चों, ये रहा आपका टॉपिक, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। एक्चुअली ये बहुत ही आसान तरीका है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो जिस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो उनकी एनालॉजीज होती हैं, उनको स्टडी करने का, उन्हें याद रखने का। अगर आप एक मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें और इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करें और उनके डाइपोल एक्सिस पे आप उनके फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है दोनों ही कॉलम में कि दोनों के फॉर्मूले बहुत ही सिमिलर है। अगर हम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल, हम अगर किसी भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो जो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं उनका फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है। आप देखें, वो उनके मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट है। उसी फैशन में अगर हम देखें तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी उसी तरीके से कैलकुलेट करी गई जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी गई। तो एक जो समानता है इन दोनों में वो इस एनालॉग से स्टैब्लिश हो रही है कि आप E को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को B से यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्लेस कर दें, चाहे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर दें या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को मैग्नेटिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, ये एनालॉजी इन दोनों के बीच की समानताओं को प्रदर्शित करती है। तो ये टेबल बच्चों आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप नोट कर लें। बहुत ही आसान तरीके से आप एक फॉर्मूला, अगर आपने एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए याद कर लिए तो मैग्नेटिज्म के लिए आपका काम आसान हो जाना है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कॉलम को देखें तो जो कांस्टेंट आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में लिखे हैं आप उन्हीं कांस्टेंट को मैग्नेटिज्म के केस में इस तरीके से सेकेंड कॉलम में लिखे गए वेरिएबल्स को रिप्लेस करके आप वो फॉर्मूले निकाल सकते हैं।